एक दूसरे के साथ जो भी कोऑर्डिनेशन है टॉपिक्स के, कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज रेज योर हैंड या तो फिर चैट में आप दीजिए। मैं प्रयत्न करूंगा कि सारे के सारे बातों का या टॉपिक का मैं जवाब दे सकूं। वैसे हमारा टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग, बहुत बड़ा टॉपिक है, समय कम है, मैम ने पहले ही कहा हुआ है 5 बजे खत्म करना है, सॉरी 4:45 को खत्म करना है, बाद में क्वेश्चन आंसर। तो हम शुरू करते हैं सीधे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? यस। ओके, जैसे हमारा टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस होगी। क्यों? जैसे लाइफ की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है। पेरेंटिंग के बारे में भी बोल सकते हैं इट्स अ केयर, इट्स अ लव, इट्स अ कंट्रोल, इट्स अ लर्निंग, नर्चर, ग्रोइंग, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये सारी चीजों में से मैंने कुछ क्लासिफिकेशन किए हैं, जहां पे पहला क्लासिफिकेशन आता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट। अब क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है? जहां पे पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों मिलके, बच्चा छोटा होता है, पेरेंट्स उनको उनकी क्रिएटिविटी के साथ उनको डेवलप करने का ट्राई करते हैं, उनके आइडियाज को डेवलप करने का ट्राई करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का ट्राई करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन आता है प्रोसेस ऑफ रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। काफी फैमिलीज में ज्यादातर ये देखा गया है कि मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली में पेरेंटिंग जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं दिखता है। पेरेंटिंग होती रहती है पर वहां पे कोई स्पेसिफिक पेरेंटिंग नहीं होती है। जो भी घर का कल्चर होता है वही कल्चर के अंदर उनको गो अहेड किए जा रहे हैं, या तो फिर जैसी उनकी मानसिकता होती है, जैसी उनकी कंडीशन होती है, जैसी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, वैसी ही कंडीशन के अकॉर्डिंगली बच्चे को पालने के लिए मजबूर होते हैं वो लोग। तो दैट इज ऑल्सो प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी और आखिरी प्रोसेस है दैट इज ट्रांसफरेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। बहुत सारे पेरेंट्सों में ऐसा देखा गया है, अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को, अपने ख्वाबों को वो अपने बच्चों के थ्रू पूरा करने का ट्राई करते हैं। जब वो बच्चे थे, वो चाइल्ड थे, उनके पेरेंट्स के पास उनकी एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं उनकी पेरेंटिंग में वो एक चीज देखने को मिलती है कि जहां पे वो अपनी इच्छाओं को फोकस आउट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी इच्छाओं को मैं अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्म करता हूं, दैट इज द प्रोसेस। पेरेंटिंग की प्रोसेस के बारे में तो हमने जान लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के स्टेजेस क्या है, या तो फिर पेरेंटिंग की पैटर्न क्या है। शायद निम्रत मैम ने ये टॉपिक भी लिया होगा कि पेरेंटिंग के पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक नया नजरिया भी हम देखने का ट्राई करते हैं। जैसे सबसे पहले सेशन में सर ने कहा था कि पेरेंटिंग बच्चे के जन्म के साथ शुरू नहीं होती है। पेरेंटिंग स्टार्ट होती है बच्चों पेरेंट्स के गर्भ धारण करने से। जब माँ गर्भ धारण करती है पेरेंटिंग तब से शुरू होती है। क्यों? पहले ये स्टेजेस को समझने का ट्राई कीजिएगा। जहां पे भी आपको कुछ समझ ना आए प्लीज पूछ लीजिएगा। पहला स्टेज होगा पेरेंटल एक्साइटमेंट विद द ड्रीम्स। जब भी एक न्यूज मिलता है कि बच्चा आने वाला है, गर्भ धारण की स्थिति होती है, उस टाइम पे पूरे घर का माहौल, पूरे पेरेंट्स या परिवार के सारे लोगों का ये माहौल होता है, बहुत ही एक्साइट होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स देख लेते हैं। बच्चा आएगा, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बच्चे के लिए ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा खिलौना लाएंगे, ऐसे चीजों को बनाएंगे, घर में ऐसा एटमोस्फियर रखेंगे। वो सारे एक्साइटमेंट और ड्रीम्स वहां पे हमारे अनकॉन्शियस, हमारे अर्ध जागृत या अचेत मन के अंदर सारी स्थिर हो जाती है। दूसरा स्टेज आता है, स्टेज के अंदर आता है अब रियल वर्ल्ड में एंटर होता है, पेरेंटिंग एंटरिंग इनटू द रियल वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड एज पेरेंटल सप्रेस्ड एक्सपेक्टेशंस। जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, उस स्टेज में भी पेरेंट्स के कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं बच्चे को देख के, बच्चे के रूप रंग को देख के, उसकी एक्टिविटीज को देख के, उनके इमोशनल रिएक्शंस को देख के पेरेंट्स बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, पर वो सारी की सारी सोच कहीं ना कहीं दबी हुई होती है।
एक फादर अपने बच्चे को देख के जो भी एक्सपेक्ट करता है वो शायद अपने वाइफ से डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं करता है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करता है, किसी और से नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं दबी एक्सपेक्टेशंस होती है। ये दोनों स्टेज के साथ ही यही फीलिंग के साथ आगे एक और स्टेज आता है, वहां पे ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन का दौर शुरू होता है। यहाँ पे जो ईयर्स लिखे हुए हैं दैट इज नॉट एग्जैक्ट ईयर्स, वो आगे पीछे हो सकते हैं। नॉर्मल वे के अंदर अप्रोक्स कौन से स्टेज में होता है वो मैंने मेंशन करने का ट्राई किया है। बच्चा जब 1 साल से 3 साल का या 4 साल का होता है, वहां पे बच्चा अपनी खुद की एक ऑब्जर्वेशन पैटर्न शुरू करता है। वो इमोशनली सारी चीजों को महसूस करता है, वो समझ नहीं पाता है चीजों को, वो बोल नहीं पाता है, शायद वो बोलना सीखा है तो थोड़ा बहुत अपनी ये बच्चों वाली लैंग्वेज में बोलता है, उसको समझने का, किसी चीज को मांगने के लिए स्पेसिफिक इंडिकेशंस को यूज करता है, पर उसका इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाता है। वो कब जाके हमें पता चलता है, उसका प्रूफ कहाँ पे मिलता है, चौथे स्टेज में जाके, चाइल्ड रिएक्टिव इमिटेशन या तो फिर बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर। 3 से 6 साल की उम्र के अंदर बच्चा प्री स्कूल में जाना शुरू कर देता है, सीनियर केजी, जूनियर केजी, वो सारे स्टेजेस के अंदर वो बहुत और लोगों को मिलता है, दूसरे बच्चों को मिलता है, उनसे मिलके वो रिएक्शन देना शुरू करता है, घर के माहौल को देख के वो रिएक्शन करना शुरू करता है। जैसा घर का माहौल होता है, जिसके साथ वो सबसे ज्यादा रहता है, उसी के जैसे वो बिहेव करना शुरू कर देता है। कभी कभी हम लोग उसी के कारण बोलना भी शुरू करते हैं ना, ये तो बिल्कुल उसके दादा जैसा है, या फिर बिल्कुल उसके पापा जैसा है, बिल्कुल उसकी मम्मी जैसा है। दिस इज द स्टेज। इसके आगे एक और स्टेज आता है, चाइल्ड मेंटल आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये बनेगा, 6 से 10 साल की उम्र में बच्चा रियल स्कूलिंग के अंदर एंटर होता है, स्कूल के अंदर एंटर होता है, सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है, अपने पीयर ग्रुप में खेलना शुरू करता है, कजिन्स के साथ खेलना शुरू करता है। वो सारी कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना शुरू कर देता है। आइडेंटिफिकेशन भी कौन से स्टेज पे होती है, घर की एक आइडेंटिफिकेशन अलग होती है, घर में उसको बाबू, लड्डू या परी या कुछ भी कह के बुलाते हैं, उसके नाम से बुलाते हैं। बाहर फ्रेंड ग्रुप में कुछ और लोग बोलते हैं, उसका खेलने का तरीका देख के भी कुछ लोग उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी आइडेंटिफिकेशन इमोशनली सिर्फ महसूस करने तक ही डेवलप करना शुरू करता है। उसको समझ नहीं आता कि पर्सनालिटी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वो शायद नहीं समझ पाते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया। ये आगे के सारे स्टेजेस के साथ, आगे के स्टेजेस को भी वो कैरी फॉरवर्ड तो कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं, क्योंकि दबी हुई एक्सपेक्टेशंस है, वो पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस होती है, या तो फिर ऑब्जर्वेशंस होते हैं या इंटरप्रिटेशंस होते हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं। शायद इंटरप्रिटेशन का एक सेशन हमारा अगले संडे भी है। चाइल्ड मेंटल आइडेंटिफिकेशन के बाद एक स्टेज आता है, वहां पे रियल एजिंग का स्टेज होता है पेरेंटिंग में, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट इज 10 to 15 टीनेजर एज। टीनेज के अंदर बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिहेवियर देना शुरू करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स उससे डर भी जाते हैं, पेरेंट्सों को ये चीज हैंडल करने में मुश्किलियां शुरू हो जाती है। रीजन इज व्हाट, आगे के सारे स्टेजेस को ध्यान में रखिए आप क्या हो रहा है। अब तक हम अपने इंटरप्रिटेशंस या हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों के ऊपर पेरेंटिंग के थ्रू इनबिल्ड कर रहे थे, अब बच्चे बाहरी एटमॉस्फेयर से चीजों के लेके अपने आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर के अंदर डेटा रॉ कर रहे हैं। तो दैट इज द स्टेज। और लास्ट में एक स्टेज आता है जो पूरी लाइफ तक चलता है, एटलीस्ट पेरेंटिंग के स्टेज में। पेरेंटिंग खत्म कब होती है, या तो पेरेंट की डेथ के साथ या फिर बच्चों की उनकी इच्छा के साथ, जब तक वो साथ रहते हैं, मतलब जब तक पेरेंट जी रहे हैं तब तक पेरेंटिंग शुरू है। ऐसा नहीं कह सकते कि 50 साल के उम्र के इंसान के अगर पेरेंट्स की एज 70 साल है और वो जी रहे हैं तो उनकी पेरेंटिंग खत्म हो गई है, नहीं, कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग भी रहती है। बॉन्डिंग का रूप शायद बदल सकता है, बट वो लाइफ स्पैन तक पेरेंटिंग चलती है। 15 की एज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बट दैट कुड बी 18, 12, 11, कुछ भी हो सकता है। इंडिविजुअल केसेस के साथ वो अलग अलग होती है। दिस इज द स्टेजेस ऑफ पेरेंटिंग। मैं चाहूंगा सारे पेरेंट्स इसको अच्छे से देख ले, याद रख ले, लिख ले, या तो फिर उसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे चले, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है?
ओके, वी आर गोइंग अहेड। ये हमने स्टेजेस देख लिए, पेरेंटिंग क्या होती है वो देख लिया। अच्छा, स्टेजेस के बारे में और कुछ समझने का ट्राई करें तो हम स्टेजेस क्यों समझते हैं। एग्जाम्पल एक यहाँ पे हम ले रहे हैं, सपोज हमने बहुत अपनी लाइफ में बहुत सारे मोबाइल्स यूज किए होंगे, मोबाइल्स अलग अलग कंपनी के यूज किए होंगे, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, लावा, बहुत सारी कंपनी के। पर सिर्फ पहला जो मोबाइल हमने यूज किया था, वो पहले मोबाइल को सीखने के लिए हमने जितने एफर्ट्स डाले थे, क्या दूसरे नए कोई भी मोबाइल ले रहे उसमें उतने ही एफर्ट डालने पड़ रहे हैं? शायद आंसर होगा नहीं। रीजन इज दैट जब हम पहला मोबाइल यूज कर लेते हैं तो वो मोबाइल के फीचर्स क्या है, वो मोबाइल का पैटर्न क्या होता है, वो मोबाइल क्या क्या काम करता है, वो सीख लिया हमने, उसको अनुभव कर लिया। उसके साथ दूसरे मोबाइल को वो पहले मोबाइल के अनुभव के साथ ही हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं या फिर उसको देखना शुरू कर देते हैं। पेरेंटिंग के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बहुत सारे अड़चने हो सकती है, हडल्स हो सकते हैं। वो सारे हडल्स के बीच में अगर हम पैटर्न को फॉलो कर ले, हमने पैटर्न को अभी ऊपर ऊपर से देख लिया है, आगे जाके उसको डीप में समझेंगे। अगर वो चीज को समझ ले तो पेरेंटिंग के केस में बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या उनके जितने भी हडल्स होते हैं, उनके आइडियाज होते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसके साथ हम डील कर सकते हैं एटलीस्ट। दैट इज बिकॉज ऑफ जस्ट नोइंग द पैटर्न ऑफ द पेरेंटिंग। अब देखते हैं पेरेंटिंग के साथ साथ वो पैटर्न तो अपने हिसाब से चलती रहती है, वो समय के साथ साथ चलती रहती है। इसमें साथ साथ में कौन सी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब कौन सी चीजें बच्चों के ऊपर या तो फिर पेरेंट्स के ऊपर प्रभाव डालती है। बहुत सारी लिस्ट में से 0.01% शायद मैंने लिस्ट आउट करने का ट्राई किया है। उसमें आते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, ऑब्जर्वेशन, बच्चों के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं या तो फिर पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, टीचर्स के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। दैट इज ऑल्सो विद द VAK। VAK का मतलब होता है विजुअलाइज, ऑडियो, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। विजुअलाइजेशन के अंदर ये चीज होती है कि वो चीजों को देख के ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, देखी हुई चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ऑडिटरी के अंदर वो लोग सुनी हुई चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। और काइनेस्थेटिक चीजों के अंदर जब भी कोई चीजों को फील करते हैं, कोई हैप्पी मोमेंट को, कोई सैड मोमेंट को, कोई एडवर्स मोमेंट को, या किसी और के बिहेवियर को देख के वो जो महसूस करते हैं, वो सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होता है। आगे का स्टेज आता है, बच्चे बड़े होते रहते हैं, वहां पे बातें आती है सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेमिंग। सोशल मीडिया से हमारा मकसद है फेसबुक, इंस्टाग्राम, और भी बहुत सारी चीजें होगी, मुझे ज्यादा पता नहीं है। और इंटरनेट और गेमिंग को लेके बातें आ रही है। इंटरनेट में आ सकता है यूट्यूब, या तो फिर उनकी कोई मनपसंद गेम, या उनका कोई प्रोग्राम हो। अभी तो सारी चीजें OTT पे भी आना शुरू हो गई है। तो ये एक कंडीशन होती है, सॉरी, जहां पे वो लोग चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी खुद की पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब होता है बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट एंड चाइल्ड। ये दोनों के रिलेशनशिप के अंदर ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है। जैसे इंटरप्रिटेशंस का एक लेक्चर हमारा नेक्स्ट संडे आ रहा है, इसीलिए ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पर हम मोटी मोटी बातों को समझे तो उनका सोचने का तरीका, बच्चों का सोचने का तरीका, पेरेंट्स का सोचने का तरीका। पेरेंट्स बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, जॉब में या बिजनेस में उनके साथ आज के दिन में कोई एक्सपीरियंस हुआ है, बुरा एक्सपीरियंस हुआ है या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, उसका इंप्रेशन डेफिनेटली बच्चों के ऊपर आता ही आता है। बच्चों के अंदर भी वो चीज देखने को मिलती है। स्कूल में अगर उनका दिन अच्छा नहीं गया है, किसी से लड़ाई हुई है, टीचर ने डांटा है, तो घर पे आके उनके खाने के ऊपर भी वो चीजों का फर्क पड़ता है। उनका पेरेंट्स के साथ के बिहेवियर के अंदर भी फर्क पड़ता है। दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस। दूसरा एक टॉपिक है इन एनवायरमेंट ऑफ कल्चर एंड एनवायरमेंट ऑफ द सोशल। जस्ट मिनट। हमारे सबसे पहले सेशन के अंदर हमने ये टॉपिक को देखा था
शैलेंद्र सर ने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था, एक एनवायरनमेंट बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट डाल सकता है। अगर आप लोगों को वो सेशन याद हो, उस सेशन में घर के माहौल का इफेक्ट बच्चों के ऊपर क्या आता है, दैट वी नो। इसके अंदर बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं, उनका इफेक्ट उनका बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, दैट वी नो। ये सारी चीजें उनके इन्फ्लुएंसर फैक्टर्स है। बाद में आता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है बच्चे और पेरेंट्स अपनी थ्रू आउट पेरेंटिंग लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को सप्रेस करते हैं। सप्रेस ऐसी चीजें होती है जो हम शेयर नहीं कर पाए किसी से, हमारे इमोशन हमारे बच्चे से या हमारे फैमिली मेंबर से या बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाए, पर कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत भीतर तक छुपी बैठी रहती है। वो शायद किसी हमेशा के लिए वो रिफ्लेक्ट ना करती हो, पर पर्टिकुलर लाइफ के किसी स्टेज में जाके तो वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर ही देती है। और सप्रेशन को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, हम सब एग्री करेंगे, दैट इज इन द एंगर मोमेंट। जब भी गुस्सा आता है, ये हमारे गुस्से का पैटर्न होता है। गुस्से के अंदर इंसान हमेशा पुरानी चीजों को याद करते हुए, पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करते हुए, पुरानी अपनी फीलिंग को याद करते हुए चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में आता है बहुत ही माइनर सा इन्फ्लुएंस है, पर इसके बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हम आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं, हीरो बनने के लिए या हीरोइन बनने के लिए छोटे छोटे बच्चे घर से भाग जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं या किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। किसी स्पोर्ट्समैन को फॉलो करते हुए, जैसे कि आजकल तो एडो का जमाना है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, टेलीविजन के अंदर कोई इंसान आता है, वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीता है या तो फिर कोई और चीजों का सेवन करता है, बच्चे भी उसी चीज की डिमांड करते हैं कि ये हीरो या ये हीरोइन ने ये चीजें एडोप्ट, मतलब वो यूज कर रहे थे, हमें भी ये चीज चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंटिंग। अब समझिए, एक तो हमारा पुराना पैटर्न है, पैटर्न पैरेलली चल रहा है लाइफ स्पैन के साथ साथ, इसमें और सारे इन्फ्लुएंसेस ऐड होना शुरू हो रहे हैं। जैसे कि ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, ये सारे इन्फ्लुएंस छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, 1 साल के बच्चों को या 2 साल के बच्चों को ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। रीजन इज व्हाट, वो सिर्फ महसूस करते हैं और वो चला लेते हैं अपनी लाइफ। पर जैसे जैसे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होना शुरू होता है, सोशल ग्रोथ होना शुरू होता है, उनका मोटर डेवलपमेंट शुरू होता है, वहां पे वो सारे बच्चे ये सारे इन्फ्लुएंसेस को कहीं ना कहीं तो एडॉप्ट कर ही लेता है। और इसी के कारण क्या क्रिएट होता है, पेरेंटिंग इश्यू। इसमें शायद बहुत सारे पेरेंट्स एग्री करेंगे जो लिस्ट में लिखा होगा, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज होंगे, पर मोटा मोटा जो इश्यूज हमें ध्यान में आता है, जो हमने ज्यादा केसेस में देखे हुए होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दोज आर बिहेवियर इशू। बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, पेरेंट को बुरा लग जाता है, या उनके बिहेवियर से रेपुटेशन का सवाल आता है, घर के एनवायरनमेंट का इश्यूज आता है। इमोशनल कंफ्यूजन के अंदर जैसे कि हमने पैटर्न के अंदर देखा ना कि बच्चे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके रखते हैं, उनके डीप थिंकिंग के अंदर, उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है, कुछ ऐसी भावनाएं है जो उन्होंने स्टोर करके रखी हुई है। और उनके अभी के जो एक्सपीरियंसेस है, वो एक्सपीरियंसेस शायद उनके जो स्टोर किए एक्सपीरियंसेस थे उनसे अलग है, क्योंकि जब उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस को स्टोर किया था छोटे थे, तब उनका उतना कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं था, वो चीजों को इतनी मैच्योरली नहीं ले रहे थे जितना मैच्योरली अभी वो ले रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी भी उनकी एज के साथ साथ ग्रो करती रहती है। तो ये सारे पेरेंटिंग इश्यूज आते हैं, जैसे बच्चे इग्नोर करना कभी कभी शुरू कर देते हैं पेरेंट को, उनके इंट्रोवर्ट नेचर या एक्सट्रोवर्ट नेचर, उनका कम बातें करना, ज्यादा बातें करना, वो सारी चीजें भी पेरेंटिंग के लिए एक इश्यू बन के रह जाता है। कम बातें करते हैं तो पेरेंट कितना भी ट्राई करे, वो लोग बात ही नहीं करते हैं। वो पेरेंट कितना भी बोल बोल के थक जाए कि बेटे बताओ अपनी बात, क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, बच्चा कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, कुछ बताता ही नहीं है। हो सकता है कि जब वो 4 साल का 5 साल का था तब बहुत सारी चीजें आके बता देता था, स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ,
10 साल की उम्र में वो सारी चीजें खत्म हो गई। दैट इज द लाइफ, दैट इज द पेरेंटिंग। ये सारे केसेस पेरेंटिंग के अंदर इश्यूज बन के रह जाते हैं। जनरेशन गैप, लाइफ के पर्टिकुलर स्टेज पे सारे पेरेंट्सों ने सुना है, या तो सारे पेरेंट्सों ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के लिए महसूस किया है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं। ये स्टेज कौन सा है, ये सिचुएशन कौन सी है, जनरेशन गैप क्यों आता है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी वो पेरेंटिंग का अगर आप लोगों ने लिख के रखा हुआ है या तो फिर याद किया हुआ है। लाइफ के स्टेजेस के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ, वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर दबा के रहते हैं। उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारी चीजों को छुपा के रखते हैं, और वो हम भी वही चीज करके बैठे हुए हैं। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अपने बचपन की यादों को समेटे हुए बैठा हूँ। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, जैसे वो 3 कैटेगरी थी ना पेरेंटिंग के, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे पेरेंटिंग में मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। एक भावना दूसरी भावना से जब नहीं कनेक्ट हो पा रही है, एक इमोशन दूसरे इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो चीज क्रिएट करती है जनरेशन गैप को। बहुत सारे इश्यूज इससे क्रिएट हो रहे हैं, शायद हम लोगों ने महसूस भी किए हैं। बड़े बच्चे जिनके होंगे, जिनके बच्चे टीनेज के एज में जा चुके हैं, उन लोगों को ये काफी हद तक महसूस करने को मिलेगा। एनवायरमेंट बाहर का बदल रहा है। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स टू व्हाट? एडिक्शन बहुत टाइप के होते हैं। टीवी का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, घूमने का एडिक्शन, खाने का एडिक्शन, सब्सटेंस एब्यूज का एडिक्शन, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, या तो फिर बाहर का खाना फ्रिक्वेंटली खाते रहना, वो सारे एडिक्शन, वो भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में एक बहुत बड़े गैप का कारण बनता है। पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में झगड़े का कारण बनता है। बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है गिल्ट फीलिंग। गिल्ट फीलिंग बच्चों को भी हो सकती है, पेरेंट्स को भी हो सकती है। कोई एक एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हुई, वो एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होके इन्फ्लुएंस करती है उनके आगे के लाइफ के अंदर। जैसे कि कभी कोई एक फाइन डे बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कहा सुनी हुई, वो कहा सुनी बच्चा बहुत सेंसिटिवली ले लेता है। बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो उसको नहीं बोलना चाहिए, वो महसूस करता है कि उसको नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर भी उससे बोल दिया गया। इन्फ्लुएंसेस के कारण, बाहर की चीजों के इन्फ्लुएंसेस के कारण, लोगों के बिहेवियर को सीखने के कारण, अडॉप्ट करने के कारण, बच्चा काफी हद तक, काफी लंबे टाइम तक वो चीज की गिल्ट को अपने अंदर लेके घूमता है। पेरेंट्स के सामने नहीं आता है, पेरेंट्स से बात नहीं करता है, या तो फिर पेरेंट्स ने कभी कुछ बच्चों को बोल दिया है, लंबे अरसे तक वो याद रखता है, वो चीजों को भूलना नहीं चाहता, और वही इंसिडेंट्स को, उसके बाद कितने भी अच्छे इंसिडेंट्स हो जाए, आप बच्चों के लिए कितना भी अच्छा कर ले, बच्चे उस चीज को भूलते नहीं है और कंटिन्यू करते रहते हैं। दैट इज द गिल्ट फीलिंग। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो सब पेरेंट्स या सब बच्चों को नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ फैमिलीज में होते हैं, कुछ कुछ बच्चों के केस में ऐसा होता है, सिंगल पेरेंट पेरेंटिंग। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, वो कारण के कारण पेरेंट में से कोई एक ही पेरेंट अवेलेबल है। दूसरे पेरेंट की एब्सेंस के अंदर जब बच्चों को पालने की बारी आती है, तो वो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टास्क बन जाती है। क्यों? बिकॉज अब हम आगे जाके वो भी देखेंगे कि क्यों। वापिस हम लोग पैटर्न को देखेंगे। वो पेरेंटिंग के अंदर उन लोगों को, बच्चों को संभालना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओबे करना, फाइनेंशियल कंडीशंस को ओबे करना, वो सारी चीजों का एक हर्डल्स क्रिएट होता है। दोनों के बीच में खाई शुरू होती है। पैसे भी कमाने हैं, बच्चों को भी पालना है। इसी के कारण बच्चों को अगर उन्होंने भेजा हुआ है हॉस्टल के अंदर, या फिर किसी और के वहां पे पढ़ने के लिए भेजा है, गांव में रह रहे कहीं और भेजा हुआ है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण या बहुत अच्छी होने के कारण उनको सिचुएशन चेंज करके दिया हुआ हो, दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजा हो, दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए भेजा हो, दैट इज पॉसिबल। तो ये सारी चीजें भी उनके पेरेंटिंग के अंदर हडल बन के सामने आती है। अगेन बैड हैबिट, एडिक्शन एंड बैड हैबिट के अंदर डिफरेंस है।
बैड हैबिट में हम लोग यहाँ पे ये चीज मेंशन करेंगे, हमने कभी कभी महसूस किया होगा हमारा बच्चा झूठ बोलना शुरू कर रहा है, बेवजह कोई रीजन नहीं है फिर भी झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर उनको चोरी की आदत लगी हुई है, या तो फिर मिसबिहेव की आदत लगी हुई है, लेट से उठना, ये सारी चीजों की बैड हैबिट उनको लगी हुई है। ये सारे जितने भी इश्यूज है उनके पीछे एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंस होता है, या तो फिर बहुत सारे एविडेंस होते हैं, या फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। वो सारी चीजों को कलेक्ट करके वो लोग ये इश्यूज के अंदर हो रहे हैं। शायद उर्मी मैम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज मैम, प्लीज अलाउ कीजिए उनको। Good afternoon, sir. Sir, these days you are saying that this is happening. This is happening. I wanted to ask, children are having comparison online also. You know, I am doing on this laptop. I am doing on this iPad. I'm like at times, you know, like I have I have two children and my brother's daughter is also doing. So I make them understand that everyone, you know, do on what is available. But they will compare. I have got this unicorn cut. So I personally don't. My son is big, so he doesn't get. But my daughter is very small. She gets very easily carried away. Meko bhi dilao. I want this. I want this. So you know, at times right now they are not going out. It becomes little difficult to make her understand how to come out of it. That's true. Like you're saying, okay, they learn and they have comparisons and everything in that. True. That is the question we have to attend. If you just remember when we start that particular topic, that is the pattern of the parenting, I just told that remember all the stages. Yeah. These stages not gets over after the one's completion. That carry forward the first stage to the next level of the stage. We have to find out that this comparison starts when, where they adopted that behavior. Sorry, I'll continue in Hindi. Is it comfortable with you in Hindi? Yeah. Everything is comfortable. तो वहां पे बच्चे कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर रहे हैं, कंपैरिजन करना शुरू कर रहे हैं। कंपैरिजन कहां से करना शुरू कर रहे हैं? इन्फ्लुएंसेस के अंदर से। उनका इन्फ्लुएंसेस कैसे हुआ? वी हैव टू फाइंड आउट दैट, वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट। Will come into the next part of this, that is the positive parenting. उसके अंदर ये चीज आ जाती है। If then also it is not get clear, you can raise the question again. Okay, thank you. Thank you. So next thing is that bad habits. We have seen that. Now we'll come to the misconceptions. बच्चों को, पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। उसका एक रीजन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशंस हुए हैं उनके फीलिंग के अंदर, उनके थॉट प्रोसेस के अंदर, उनके एक्सपीरियंसेस के अंदर। किसी चीज घर में कोई इंसिडेंस बना है, वो इंसिडेंस को बच्चों ने अलग तरीके से लिया है, पेरेंट्स ने अलग तरीके से लिया हुआ है, और वो दोनों फिर कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं सेपरेशन के केस के अंदर, एंड देन इट बिकम्स इश्यूज इन द पेरेंटिंग। अगेन इन्फ्लुएंसेस, जो हमारे इन्फ्लुएंसेस हम जैसे कि बोल रहे थे, आगे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी चीजों से वो इन्फ्लुएंस होके ले रहे हैं। नाउ द मैम ने जैसे कहा, उर्मी मैम ने, कि बच्चे अब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरे की चीजों को देखते हुए, दूसरे की चीजों को देख के वो कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी चीज है, मुझे भी ऐसी चीज चाहिए। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? और वो जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, इसके कारण छोटी सी उम्र से ही पेरेंट्स और बच्चों के केस में डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, जो एक प्रॉब्लम बन के सामने आ जाता है। उसका ऑप्शन, उसका आंसर हम आगे के स्टेज में ही लेंगे। एंड एंगर इश्यूज, कभी कभी तो कोई बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं एट द एज ऑफ 9 और 10। वी हैव सम केसेस। एक केस की मैं बात करूंगा, वहां पे पेरेंट 7 साल का, 7 या 6.5 साल का बच्चा था, इतना एग्रेसिव था, वो उसके हाथ में मोबाइल आता था, मोबाइल तोड़ देता था, टीवी के सामने कुछ भी फेंक के टीवी तोड़ देता था, और उनकी कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि दे कैन जस्ट हैंडल देयर टेम्पर, टेंट्रम को वो हैंडल कर सके, वैसे उनकी कोई पोजीशन भी नहीं थी, फिर भी दे हैड टू फेस इट। क्यों? उसकी बात हम आगे करते हैं पॉइंट सॉल्यूशन के अंदर। दैट इज द पॉइंट।
पॉजिटिव पेरेंटिंग एज अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम की तो बात हमने कर ली, बहुत सारे प्रॉब्लम देख लिए, एम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन? आई बिलीव इन दैट सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई वी जस्ट कम ऑन दैट स्टेज। सॉल्यूशन के अंदर कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा, और जब तक ये चीजों को नहीं समझेंगे, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या जो अभी छोटे हैं बाद में जाके बड़े होने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था इसका सॉल्यूशन भी हमें इसी स्लाइड के अंदर मिलेगा। पहला हमारा पॉजिटिव पेरेंटिंग का सॉल्यूशन है चाइल्ड एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। अगर हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं कि हम बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करें कि तू छोटा है, तुझे नहीं समझ आएगा, नेवर ट्रीट द किड लाइक दैट। कभी बच्चों को ये महसूस मत कराओ कि वो छोटे है, वो छोटे है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनकी एज भी बढ़ेगी, वो भी आगे बड़े होने वाले हैं। याद कीजिए अपने बचपन को, हम भी जब छोटे थे ना, जब हमें बोला जाता था ना तू ये चीज नहीं कर सकता या तू ये चीज नहीं कर सकती, तब हमें भी बुरा लगता था, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता था। अगर एक अच्छी और पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी है तो ऑलवेज यू हैव टू कंसीडर योर किड, आपके बच्चे को आपको एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की तरह देखना होगा। मतलब वो हमारी परछाई नहीं है, वो उसकी सोच अलग हो सकती है, उसका इमोशंस कैप्चरिंग अलग हो सकता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती है, वो अलग एंटाइटी ही है। सेकेंड टॉपिक, गिविंग स्पेस एंड रिस्पेक्ट टू एन एडवर्स आइडिया और चॉइसेस। कभी कभी हमने देखा होगा किसी भी एज के बच्चे हो, जब वो बोलना शुरू कर देते हैं या तो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, जैसे मैम ने कहा किसी और के लैपटॉप को देख के, हमारे पास लैपटॉप होने के बावजूद दे आर डिमांडिंग कि हमारे पास तो एचपी का लैपटॉप है, वो मेरे फ्रेंड के पास एप्पल का लैपटॉप है, वो बहुत अच्छा है, मुझे वो चाहिए। हमें हमारे लिए वो प्रॉब्लम बन जाता है। दिस इज नॉट इजी फॉर अस टू जस्ट बाय द थिंग्स डे बाय डे, बिकॉज बच्चा बाहर जाके बहुत सारी चीजों को देखता है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए पॉजिटिव पेरेंटिंग के अंदर? वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिमांड। सबसे पहले डिमांड को रिस्पेक्ट करो तो हमारे बीच में बॉन्डिंग और कनेक्शन बना रहेगा। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड आवर सिचुएशंस। उनको ये चीज कंसीडर करवानी पड़ेगी। आगे एक स्टेज हमारा स्लाइड आता है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि हमें बच्चों से शेयर करना चाहिए बातों को। कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं कि बच्चे भले 3 साल के, हम समझते हैं कि बच्चा ये सब बातों को कहाँ समझने वाला है। कभी समझा के ट्राई कर लीजिए, बच्चों को ये समझाने का ट्राई कीजिए, कोई एक एग्जांपल लीजिए, कोई स्टोरी बोलिए। बहुत यूट्यूब पे भी बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल होगी, उनको समझाइए, सुनाइए कि एक घर था, उनके अंदर उनकी लिमिटेशंस थी, उनके पास रिसोर्सेज कम थे, वो रिसोर्सेज कम होने के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी चीजों को नहीं दे पाते थे, पर बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए या तो इतनी अच्छी एडवाइस दी थी, तो बच्चे वो चीजों को परचेस करने के लिए खुद कैपेबल हो गए। जैसे कि लैपटॉप की जरूरत क्या है? लैपटॉप की जरूरत में आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग बच्चों में हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज बाय द टॉक। वो हमें उनको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी सोच क्या है, वो कैसे चीजों को समझते हैं। आगे के स्टेज में जैसे हम देखेंगे, प्रैक्टिस ऑफ हियरिंग स्पेशली चाइल्ड्स विद न्यू आइडिया एंड क्वेश्चंस। वो सारे टॉपिक्स आते हैं, उनके क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि हम क्यों नहीं ला सकते नई चीजों को। वो लोग ला सकते तो हम क्यों नहीं ला सकते? शायद बच्चे छोटे हैं, 8 साल की उम्र है, 6 साल की उम्र है, चीजों को नहीं समझ पाते, हम ऐसा मानते हैं चीजों को नहीं समझ पाते, पर एक बार एक्सप्लेन करके उनको देखिए, उनको साथ में बिठा के गुस्सा किए बगैर उनको एक्सप्लेन कीजिए। और यहाँ पे हमारी लिमिटेशन है वो एक्सेप्ट करने में हमें कोई हमारी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें वो चीज, हमारी फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हम उनको एक्सप्लेन कैसे करें कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम उनको बार बार ला के दें, या तो फिर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होने के बावजूद अगर हम उनको कुछ चीज लाने के लिए नहीं ला के दे रहे तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है। जैसे कि अगर हमें अभी से आपको कुछ ला दिया, एक मैमे अभी बहुत चल रहा है जहाँ पे 2 स्क्रीन चल रही है, ऊपर की स्क्रीन और नीचे की स्क्रीन में अलग अलग सीन है। एक पेरेंट और चाइल्ड ऊपर की स्क्रीन में, पेरेंट और चाइल्ड नीचे की स्क्रीन में, उनका एक बात है
पाथ के अंदर एक हडल आता है जहाँ पे आग लगी हुई होती है। ऊपर की स्क्रीन के अंदर पेरेंट वो आग को बुझा देते हैं और बच्चे को लेके आगे बढ़ते हैं। नीचे की स्क्रीन में पेरेंट होते हैं, वो बच्चे को सिखाते हैं कि जाओ पानी लेके आओ, पानी डालो, आग को बुझाओ। सेकंड हडल आती है, गड्ढा आता है। फादर गड्ढे के अंदर स्टेयर्स रख देते हैं या तो फिर स्टेप्स बना के उनको आगे ले जाते हैं। सेकंड स्लाइड के अंदर वो मिट्टी बच्चे को बोलते हैं कि मिट्टी भरो और चलो आगे। तो सारी जगह पे दो अलग अलग नजरिए हैं। बच्चों को ये नजरियों के बारे में समझाओ कि हम अगर अभी आपको कुछ चीज नहीं लाके दे रहे हैं या तो फिर दूसरे चीजों को बहुत सारी चीजों को आप देखोगे, सब चीजों की डिमांड करोगे और सब आपको मिलेगा, तो लाइफ के सामने फाइट करने का आपका जो आपकी फाइट करने की जस्ट अ मिनट मैम, आपकी जो फाइट करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़िए। जस्ट अ मिनट मैम, ये मैं आप स्लाइड खत्म करके फिर आपको हैंडल करता हूँ। Answering each questions or try to search their proper answer together. अगर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसके आंसर हमारे पास नहीं है, तो हमें उनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, बट लेट्स फाइंड दिस आंसर टुगेदर ऑन इंटरनेट। या तो फिर हम किसी और सोर्सेज से, किसी बुक से या किसी और सोर्सेज से हम आपके क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने का ट्राई करते हैं। यस मैम, यस उर्मी मैम। Like you said, no, I have my daughter and my son used to like, हमको ये नहीं खाना है, we don't want to eat this, and you know at times we don't want to eat this to waste food. So you said everyone has a different azariya hota hai. So what I did, I just wanted, I don't know whether I'm right or wrong. What I did is I once took them, you know, outside the mandir, and where all poor people stay, no, I took them there. I said, see, you have options to eat food and everything. See, they don't have. They are eating what you are not eating, what is left in our house and everything. So for my son, it worked positively. But for my daughter also, it worked. But you know, in that other way, what happened? Now, whatever she is not using and not, and like she doesn't like anything, na mama ye poor people ko de dete, unke paas nahi hai. So for her, it is working as positive also, but she is like कि ठीक है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, आप पुअर को दे रहे हो. So for my daughter it didn't work so effectively, but it worked for my son very effectively. So कितनी बार the same attitude for both the children also worked very differently. I can understand your question, and yeah, I can correlate this question of the problem of each and every parents, I guess. That's why I'm attending this question, और मैं उसका आंसर भी देने का ट्राई कर रहा हूँ अभी, because ultimately it's a individual question, or individual question we can't handle on the platform like this, like open platform. But though I'll try, because this question is connected to the almost each and every patient. जैसे मैंने पहले कहा कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे का नेचर क्या है, उसने क्या क्या चीजें अपने अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैरी फॉरवर्ड की हुई है। क्या मेरा बेटा या मेरी बेटी सेंसिटिव है, क्या मेरा बेटा या बेटी प्रैक्टिकल है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसके क्या क्या पर्सनालिटीज है, वो जानने का ट्राई कीजिए। जैसे आपने खुद कहा कि आपके बेटे और बेटी दोनों के अंदर वो चीज एडॉप्ट तो हुई, उन लोगों को खाने का इंपॉर्टेंस पता चल गया, पर छोटी बेटी वो रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, वो प्रैक्टिकल बन रही है। मैंने खाना बचाया तो जो बच गया वो पुअर को दे दो, चलो सॉल्यूशन तो आ गया ना। सो हमें अल्टीमेटली उनकी टेंडेंसी को भी समझना पड़ेगा। That's why we are calling that parenting is a constant process. ये ऐसा नहीं है कि एक बार हम पेरेंट बन गए, हमने सब कुछ सीख लिया और कर लिया। और आपने क्वेश्चन बीच में पूछा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ वो पता नहीं है। Let me tell to all parents, मैं भी एक पेरेंट हूँ। पेरेंट्स या चाइल्ड कभी कोई गलत या सही नहीं होते हैं, कभी ये सच या झूठ की बात नहीं आती है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कौन सी सिचुएशन में हम, किस कंडीशन के अंदर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज अवर अप्रोच। अब जो बच्ची आपको ये कह रही है ना कि उन लोगों को बता दो, उन लोगों को खाना दे दो, तो तब उनको आप ये बता सकते हो कि ये जो पुअर पीपल है, वो पुअर पीपल आपने सिर्फ 3 या 5 लोगों को देखा है। अगर 3 में से हमारे पास इतना खाना नहीं बचता है कि सबको खाना दे पाए, सिर्फ एक को खाना देंगे, बाकी को नहीं दे पाएंगे। और अगर उनको वैसे ही खाना देते रहे तो फिर उनकी आदत बिगड़ जाएगी। तो अब क्या करना चाहिए, आस्क देम अ क्वेश्चन।
उनको भी ये मौका दीजिए कि वो क्वेश्चन का आंसर खुद सोचने का ट्राई करें। आप लोग काफी अच्छे स्कूल से जुड़े हुए, अंबा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होता है, एक एटमोस्फियर होता है। या तो फिर हम सबको एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होने की जरूरत होती है, उनको एक्सप्लेन कीजिए ये सारी चीजों को। यस वर्षा बराड़ मैम कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा बाजी। यस सर, जो आपने बताया कि बच्चे की अगर रिक्वायरमेंट कोई भी वो दिखाता है दूसरे बच्चे की कोई चीज देखकर, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी तो डिमांड हर डे बाय डे अलग अलग ही होती है। जैसे मेरे बच्चे को मैंने अगर अभी उसको सुपरमैन का टाइम हमारे पास थोड़ा कम है क्योंकि आगे और भी बताना है। जैसे आपने कहा ना कि रिस्पेक्ट करने के वर्ड को आप नहीं समझे, उनकी बातों को हमें झुटला नहीं देना है। तुम्हारी डिमांड ही खराब है, उनके ऊपर गुस्सा हो गए, चलो बकवास डिमांड कर रहे हो, ये सब नहीं बोलना है। सिर्फ रिस्पेक्ट देना है, सुन लो उस बात को, समझ लो उस बात को। दैट इज द सिचुएशन। सिर्फ रिस्पेक्ट करो ताकि उसको ये महसूस हो, वो फील कर सके कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं। उनको मेरी डिमांड बेवजह नहीं लगती, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है आपको पता है? छोटी सी उम्र में ये चीज हो जाती है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनका उनके फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन शुरू होता है और बोलते हैं मेरे पेरेंट्स तो बचपन से ही ऐसे, मैं जब भी कुछ मांगता था तो उसको ना ही बोल देते थे, मेरी बात सुने बगैर ही मुझे ना बोल देते थे। ये कंडीशन क्रिएट ना हो इसीलिए सिर्फ उनके क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट दो, उनको फुलफिल नहीं करना है। फुलफिल ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीजें हम सिर्फ 10% ही फुलफिल करते हैं, हमारे खुद के लिए और बच्चे के लिए भी। सिर्फ उनको समझाना है, 80 to 90% चीजों को सिर्फ समझा के ही उनसे दूरी बनानी है। दैट इज द कंडीशन। ओके, लेट्स गो अहेड। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है फैमिली एक्टिविटीज। फैमिली एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नो मोबाइल आवर रख सकते हैं, टॉक बिफोर स्लीप रख सकते हैं, टॉकिंग ओवर द डिनर टेबल कर सकते हैं, वीकली 3 आवर प्लान बना सकते हैं। जैसे कि हफ्ते में 3 घंटे हम लोग गार्डन में जाएंगे ही जाएंगे, सारे मोबाइल्स वगैरह सब घर पे छोड़ के हफ्ते में एक दिन 3 घंटे हम अपने परिवार के लिए निकाल सकते हैं, कितने भी बिजी हो। तो ये एक आदत किसी भी तरीके से, जो भी चीज हमारे लिए सुटेबल हो, वी कैन गो अहेड और हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। मोटिवेशंस हमें हमेशा बच्चों को देते रहना है। दैट कम्स विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का अंदर ये नहीं है कि बच्चों को मारना चाहिए या तो फिर डांटना चाहिए। डांटने में हल्की सी डांट हो सकती है, उनको दिल को महसूस कर सके वो ऐसे डांटना चाहिए। उनको कंडीशन, हमारी कंडीशन, हम भी कितने एफर्ट डाल रहे हैं वो समझाना, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उनको पनिशमेंट देना, छोटी छोटी पनिशमेंट देना कि चलो आपने ये चीज नहीं किया, आपको इतने घंटे के लिए ये आपको मोबाइल यूज करना नहीं मिलेगा या ये करने को नहीं मिलेगा। दैट मोटिवेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंट और बच्चे को अटेंटिव रहना जरूरी है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चा अपना काम कर रहा है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बच्चा आया, बच्चे ने कुछ पूछा, मैंने बोला हाँ बोल, मैं अपना काम चालू रखा हूँ। बच्चे को ये फीलिंग आई ये तो मुझे सुन ही नहीं रहे, मुझे समझ ही नहीं रहे। दैट शुड नॉट क्रिएट। तो मोटिवेशन का पार्ट हमें कंटिन्यूएशन में रखना है। और लास्ट में एक चीज है, निम्रत मैम ने बताई थी पैटर्न, एक पैटर्न जो हमने आगे भी देखा। निम्रत मैम ने बनाया था कि उनके एक पैटर्न होते हैं। वो जैसे कि आगे मैम ने क्वेश्चन किया कि बाजू वाले या किसी और बच्चे के लैपटॉप को देख के उनको भी वो लैपटॉप चाहिए। अब वो लैपटॉप चाहिए, उनकी जो डिमांड है वो डिमांड का भी एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न को समझिए, वो पैटर्न से उनको क्या अचीव हो रहा है वो अचीव करने का दूसरा एक ऑप्शन बनाइए। दिस इज नॉट अ इजी टास्क फॉर ईच एंड एवरीवन, बट आई बिलीव दैट पेरेंट ऑलवेज आर काउंसिलर। तो अगर आप वो चीजों को समझ सकते हो तो वो अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी काउंसिलर की हेल्प लीजिए। आपके स्कूल में भी काउंसिलर अवेलेबल होंगे। सो दोस आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव पेरेंटिंग। कुछ मंत्रास में फटाफट ले लेता हूं जो हमें याद ही रख लेने हैं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चाइल्ड हिडन पर्सनालिटी बिल्ट टिल 8 ईयर, आफ्टर 18 ईयर इट्स ओनली एग्जीक्यूशन। तो होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि 18 साल की उम्र पे बच्चे की एक प्रेजेंट वो उसकी एक पर्सनालिटी डेवलप हुई। नहीं, सॉरी,
उसकी पर्सनालिटी तो डेवलप हो चुकी है उसकी 5 साल की उम्र में, उसने महसूस तो करना शुरू कर दिया है। हाँ, 18 इयर्स या 15 इयर्स या 14 इयर्स या 12 इयर्स की एज पे उसने सिर्फ एक्सप्लेन करना सीखा है, वो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसकी फीलिंग का। हम लोग क्या कहते हैं, ये बड़ा हो गया या ये बड़ी हो गई ना तो ये खराब हो गई है, या तो फिर ये सामने आंसर देने लगी है, उसका नेचर ही खराब हो गया है। उसका नेचर 18 साल की या 15 साल की उम्र पे खराब नहीं हुआ है, वो बहुत सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करके आ रहा था या आ रही थी। तब उसके माइंड के अंदर कौन सी चीजें गई है वो काउंसलिंग के थ्रू दूर कीजिए। आप खुद काउंसलिंग कीजिए। पेरेंट कैन बी द बेस्ट काउंसलर इन द वर्ल्ड। अगर वो हेल्प नहीं कर सकते, यू आर नॉट कैपेबल टू डू दैट थिंग, गेट द हेल्प ऑफ द काउंसलर्स और द साइकोलॉजिस्ट। दूसरा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाइल्ड मे लैक टू एग्जीक्यूट द मैच्योरिटी बट दे आर ऑलवेज मैच्योर देन देयर एज। छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये बच्चे चीजों को समझने के लिए कैपेबल नहीं है, वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। उनकी एज कोई भी हो, हमारे सारे वर्ड्स को वो समझने के लिए कैपेबल होते हैं। अगर हम कोई पेट लाते, कोई कुत्ता हमारे घर में होता है, वो बोल नहीं सकता हमारे साथ, उसकी कोई बुद्धि, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, पर फिर भी हमें देख के वो कुछ चीजों को समझ जाता है। उसके बिहेवियर को देख के हम कुछ चीज समझ जाते हैं। तो दैट प्रूव्स दैट कि बच्चे किसी भी एज पे हो, वो उनकी एज से हमेशा मैच्योर ही होते हैं। अगर आप उनको उस तरह से हैंडल करोगे तो उनकी मैच्योरिटी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगी। अगर हम 6 साल के बच्चे को मैं ये कहता रहूंगा तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम नहीं जानते हो, तो वो भी अपने आप में यही जानना शुरू कर देगा कि मुझे ये सारी चीजें नहीं आती है या नहीं समझ आती है, और वो आगे जाके वो कॉन्फिडेंस लूज करेगा या तो फिर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेबल नहीं बनेगा। तो दिस इज द यूनिवर्सल रूल। चाइल्ड ऑब्जर्वेशन आर ऑलवेज हायर देन वी थिंक। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे, उनके सामने कुछ बिहेव कर दिया, कुछ बोल दिया, हम लोग ये सोचते हैं कि ये लोगों को इतना अभी समझ नहीं आएगा, छोटे हैं। नेवर बिलीव दैट। बच्चों का ऑब्जर्वेशन हमारे ऑब्जर्वेशन से ज्यादा होता है। क्यों? हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे रूटीन लाइफ के अंदर हमारा एक पर्पोर्शन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओबेइंग का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओबे करने के चक्कर में हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। बच्चों को ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, छोटे बच्चों को वो चीजों को मैक्सिमम लेवल तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेवर फॉरगेट दैट, वो छोटी सी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। तो हमें हमारे खुद के बिहेवियर पे, हमारे खुद के कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना होगा। और एक चीज है, चाइल्ड इज नॉट अ एग्जीक्यूटिव ऑफ योर ड्रीम। जो हमने आगे बात की कि हमारा, मैं जो चाहता था, मैं जो नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, वो मेरे बच्चे से या मेरे बेटे से या मेरी बेटी से करवाऊं, ये कभी भी नहीं आना चाहिए। दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव ऑफ अवर ड्रीम्स। उनकी खुद की एक सोच है, उनका खुद का एक ड्रीम है, उनका खुद का एक एक्सपेक्टेशन है। तो रिस्पेक्ट दैट। हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट फार अर्लियर देन द मीथ। हमारी कहावतों में एक मीथ है, गुजराती में कहावत है, सोड़े सान आवे। हम लोग ये मानते हैं कि 16 साल की या 15 साल की एज पे बच्चे हार्मोनली चेंज उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। अभी टेलीविजन इन्फ्लुएंसेस या तो फिर आउटर एरिया से इन्फ्लुएंसेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस के कारण हार्मोनल चेंजेस गेट स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 एज वेल। यस, दिस इज ट्रू। 10 साल की उम्र में भी बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करना शुरू कर देते हैं, वो गॉसिप करना शुरू कर देते हैं उनके पीयर ग्रुप के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। जनरेशन गैप की जैसे हमने आगे बात कर ली, जनरेशन गैप इज अ लाइफ लॉन्ग नर्चर प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि जनरेशन, एक 15 साल की एज पे बच्चा आया, टीनेज हुआ, तभी हम जनरेशन गैप के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। जनरेशन गैप छोटा है, बचपन से ही हम लोग वहां से प्रोसेस शुरू करते हैं। जब कभी भी हमें रियलाइज होता है कि हमारे द्वारा कुछ गलत हो रहा है या फिर बच्चों को किसी चीज का एक अलग तरीके से समझाने की जरूरत है, we have to start and make them understand, we have to start talk about that। वो लाइफ लॉन्ग नर्चर प्रोसेस है। इसके लिए हम एक टेबल है वो फास्टली एक रिफर कर लेते हैं। जनरलाइजेशन चाइल्ड्स प्रायोरिटी टेबल। बच्चों की प्रायोरिटी कहाँ कहाँ पे बदलती है वो हम सब अच्छे से जानते हैं। सिर्फ इसको एक डेटा के अंदर मैंने लेने का प्रयत्न किया है, देख लेते हैं। एज
शायद अलग अलग हो सकती है इंडिविजुअल बच्चों के लिए। 3 फैक्टर्स है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया। उनकी एज के स्टेजेस के हिसाब से 0 से 3 इयर्स के एज में पेरेंट्स से वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फ्रेंड या सोशल मीडिया उतना इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बच्चा अभी बोलना या रिफ्लेक्ट करना नहीं सीखे होंगे। जब बच्चे बड़े होते, प्री स्कूल में जाना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट तो रहते हैं, 70% से ज्यादा रहते हैं, पर फिर भी फ्रेंड के इन्फ्लुएंसेस उनके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड के एक्सपीरियंसेस उनके अंदर इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं, इमोशनली, thoughtfully, not maybe the behaviorally, not maybe the verbally, but होना शुरू हो जाते हैं। 6 से 10 की उम्र है, ऑब्वियसली अभी हमारी डिपेंडेंसी कम होने जा रही है। रियल स्कूल में एंटर हो गए, गेमिंग सीख लिए, नई नई बातों को समझना शुरू कर लिया, नए नए टॉपिक्स डिस्कस करना शुरू कर लिया। फ्रेंड्स के साथ ज्यादा चिट चैट करना पसंद करते हैं वो लोग। सोशल मीडिया में कम एक्टिव होते हैं, शायद 10 से 15 टीनेज की शुरुआत हो रही है, पेरेंट्स से कम कनेक्टेड है। फिर भी कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, पर सबसे ज्यादा वो शेयरिंग करते हैं फ्रेंड्स के साथ। सोशल मीडिया के अंदर वो लोग अपने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना शुरू करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं, किसी और चीजों के अंदर वो ढूंढना, किसी फॉरम पे ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे डेंजर स्टेज 15 to 18 ईयर्स। मैंने यहाँ पे 10% लिखा है, बट सॉरी टू से शायद 10% भी नहीं होता है कुछ केसेस के अंदर। बच्चे पेरेंट्स से टोटली डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, या तो फिर जो कनेक्टेड है वो किसी ना किसी लालच के कारण कनेक्टेड रहते हैं। बाकी सारा टाइम उनका चला जाता है सोशल मीडिया या फ्रेंड ग्रुप के अंदर। और फिर 18 इयर्स हो गए, फॉरेन कल्चर एडॉप्ट हो गया हमारे बीच में, अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, खुद चीजों को देखना शुरू करते हैं, खुद का इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेते। एक सेगमेंट पूरा उनकी लाइफ और उनका स्टेज बन जाता है फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया ओनली। अब ये चीज को ये जो प्रायोरिटी टेबल है, क्या हम उसको बदल सकते हैं? यस। जो भी हमारे पैटर्न ऑफ स्टेजेस थे, वो पैटर्न के अंदर, और जो भी हमारे पॉजिटिव पेरेंटिंग का जो भी हमारे पॉइंट्स थे, उसको याद रखिए, उसको ध्यान रखिए, और स्पेसिफिकली पेरेंटिंग मंत्रास को याद रखिए। वो हमेशा अगर हम याद रखते हैं तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा, और ये टेबल को चेंज करके शायद 15 to 18 ईयर में हम अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। कई फैमिली ऐसी है जहाँ पे एट द एज ऑफ 22 या 25 भी बच्चे पेरेंट्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे शायद कुछ और केसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे इंट्रोवर्ट है, बाहर किसी से घुलते मिलते ही नहीं है, उसके कारण ये चीज हो रही है। तो वहां पे भी हमें ये चीजों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की हेल्प प्लीज लेते रहिए। हम बच्चों के ऊपर वैसे भी बहुत सारे खर्च करते हैं, साल के 10,000 5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट जो चीज हम नहीं समझ पाते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। अभी टेलीविजन में एग्जांपल दूंगा मेरे ही बेटे का। मेरा बेटा 10 साल का है, टीवी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आती है, ऐड आती है, जो हमारे लिए डिस्कस करना इतनी इजी नहीं होती। एडल्ट बातें भी आती है, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं। मेरा बेटा रिएक्ट कैसे करता है, कुछ बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं, शर्मा जाते हैं या हंसना शुरू कर देते हैं या मुंह फेर कर देते हैं, कुछ पेरेंट्स चैनल चेंज कर देते हैं। मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा सामने से बोल देता है, पापा मैं यहाँ से जाऊं या रुकूं? मैं उसको बोलता हूँ, नहीं बेटा देख, पर तुझे पता है कि ये चीज अभी तेरे देखने लायक नहीं है, क्योंकि तू इसको देख तो सकता है, महसूस तो कर सकता है, पर कब कैसे कहाँ इसको रिफ्लेक्ट करना है तू नहीं जानता है। वो उसको मैंने 8 साल की उम्र में समझा दिया था, तो वो आज की तारीख में ये चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। मेरी ऐसी होप है या एक्सपेक्टेशन है, या मैं मानता हूँ कि वो लंबे अरसे तक मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा। दिस कैन बी इम्प्लीमेंट इन ईच एंड एवरी पेरेंट्स लाइफ एज वेल। यहाँ पे ये प्रायोरिटी टेबल है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ अवर स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉजिटिव पेरेंटिंग। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज गो अहेड। मोनिका मैम कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा?
अगर किसी भी पेरेंट्स को कुछ पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड, वी विल टेक योर क्वेश्चंस। लगता है या तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है या तो फिर इतना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, शायद कोई जानता नहीं। यस मैम, दीप्ति मैम कुछ पूछना चाहेंगे। हेलो सर, जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे से आपने पेरेंटिंग के ऊपर सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, बहुत कुछ समझ में आया। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 10 इयर्स का है और एक 6 ईयर की है बेटी। तो दोनों ही बच्चों की आदतों में बहुत अंतर है। जो बात आपने कही है वो बात अब मुझे महसूस हो रही है कि हाँ, बहुत मतलब बहुत बिगिनिंग से ये चीजें चालू हो गई थी और धीमे धीमे इन्फ्लुएंस भी कोविड की वजह से जो 10 ईयर वाला आपने बताया, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है क्योंकि बच्चे घर पे हैं। तो शायद जो चीजें स्कूल में होती वो 1-1.5 साल से घर पर होने की वजह से वो चीज थोड़ी सी अभी आगे चली गई है। जो फ्रेंड्स का जो इन्फ्लुएंस 10 ईयर के बच्चे पर होता है वो अभी थोड़ा सा है, लेकिन ये थोड़ी सी मैंने लास्ट सेशन में भी इसी बारे में पूछा था कि अभी मेंटली खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है कि बच्चे अब इतने टाइम के बाद जब स्कूल में जाएंगे तो अभी वो 8 साढ़े 8 साल का था, अभी 10 का हो गया है। तो एकदम से नए एनवायरनमेंट में बच्चे सोशल मीडिया में बहुत आ गए, तो जो उसके साथ के बच्चे हैं वो चैटिंग, गेमिंग और इस तरह की चीजें, अभी तक मैंने मेरे बच्चों को इन चीजों से थोड़ा सा कह के समझा के रखा था, तो बच्चे थोड़े से अलग थे। तो अभी ये लगता है कि वो वहां से सीख कर आएंगे तो मुझे कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखना है। हाँ, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि बाहर क्लासरूम से वो सीख कर आएंगे, अपने दोस्तों से डेफिनेटली सीखेंगे, तो वहां पर मैं कैसे उनको बचाऊं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि डेफिनेटली सीखेंगे, वो सीखेंगे ही। पर हमने कहाँ कहाँ पे चीजों को देखा, पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ पॉइंट्स देखे, हमने मंत्रास देखे कि बच्चे इन्फ्लुएंस रहेंगे ही रहेंगे। हमें क्या करना होगा, उनके इन्फ्लुएंसेस को समझना होगा। स्कूल के काउंसलरों की हेल्प लीजिए। मैं मोनिका मैम को जहाँ तक जानता हूँ वो भी अच्छी काउंसलिंग करती है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप उनके साथ ले जाइए, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो शी कैन बी द हेल्पिंग हैंड। इस केस के अंदर ये सबके क्वेश्चन और सबको फॉलो कर रहा है, इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको लेने का ट्राई कर रहा हूँ। जब बच्चा बाहर से सीख के आ रहा है तो सीख कर आ रहा है, माइंड वेल। वो पहले दिन से रिफ्लेक्ट करना शुरू नहीं करता है। पहले दिन पे वो हमसे सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी डिमांड को सुनिए, समझिए। वो इतना हाइपर नहीं होगा, उसको समझाने का ट्राई कीजिए। यही कंडीशन को जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो मंत्रा को याद कीजिए। बच्चे अपनी एज से हमेशा ज्यादा मैच्योर है। हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे नहीं समझ पाते, सॉरी टू से, पर बच्चे, आज के बच्चे, मेरा बेटा मुझसे ज्यादा समझ रहा है। कुछ चीजों के बारे में मैं उससे हेल्प लेता हूँ, यू वुडंट बिलीव इट, बट ये सही है क्योंकि उनके पास एम्पल ऑफ टाइम है चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, इमोशंस को ऑब्जर्व करने के लिए। ये नर्चरिंग हमें पहले से ही करनी पड़ेगी। पहले उसको आने तो दीजिए, पहले उसको क्वेश्चन पूछने तो दीजिए। वो क्वेश्चन पूछे तो साथ में बैठ के उसको टाइम दे के उससे डिस्कस कीजिए। थैंक यू जी। इसी में थोड़ा सा और कि जो गेमिंग आजकल है बच्चों को इतना ज्यादा पसंद। जस्ट अ मिनट, आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारे लोग भी हैं, उनको भी क्वेश्चन पूछना है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अब मैम से बात करके मुझसे बात कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू। यस, हेलो। हाँ, Kalpana Shah, girl, but I want to place the question regarding my nephew. Okay, can I speak? Yeah, obviously. Hello, can I speak? Yes. Yeah. So when the child is matured in the sense he is in the age of 30 plus, and at that time certain problems which were earlier facing but not able to solve it. So at this age we can meet you personally and do it, solve the problem, because this is not the platform where I can discuss these questions. Thank you. So the number which is being shown on that, because I had put up the question when Sailendra ji was giving the lecture. Second lecture I have missed it. So today I have made it a point that I should listen to your topic and I should listen to attend the webinar. No problem. So the number which is being shown on that can be contacted. Actually, it's okay. Number which is being shown on this, that is 728. I request all of you that first of all you consent to ma'am, Monica ma'am, and then you'll come to me.
But No problem. actually I left that with me. Okay. Yes, Monica. Kalpana ma'am, you Okay. can directly talk about the problem to sir, no problem. Those problems, जो भी problem school के related बच्चों से है, वो school पे contact कर हाँ. सकते हैं. अगर और कोई issues है तो आप directly निकुल भाई से भी बात करेंगे तो कोई issue नहीं है. Right? Thank you. Yeah, ma'am, I'm from Mumbai, so I'm not related with Amba schools, but I'm from such these things group, Okay, ma'am. Dada Parivar group. Okay. Yeah, no problem, ma'am. You can call to Nikul bhai directly. No Thank you, issue. sir. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Oh, Yes, please. Next. और कोई पूछना चाहेगा कुछ? जीत भाई. हेलो हेलो Yes, ma'am. हाँ सर, मेरा नाम बीना मिस्त्री है और मैं मुंबई से हूँ और मुझे मेरे बेटे के लिए मतलब पूछना था एक्चुअली सर. सॉरी, क्योंकि आपकी मीटिंग में थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन की, तो आपने जो पेरेंट्स जो मंत्र दिए थे ना, वो मतलब मैं अटेंड नहीं कर पाई. मैं लास्ट 20 मिनट से ये हुई हूँ मतलब ज्वाइन, तो मेरा स्टार्टिंग का चला गया. पर मुझे मतलब ये क्वेश्चन ये था कि मेरा बेटा 15 इयर्स का है और वो 10th में है, तो 9th उसने अच्छे से किया ऑनलाइन, बट 10th में वो आया है तो मतलब उसका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है. ऐसा वो ऑब्वियसली मुझसे बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास मुझे तुरंत मिलता है, टेक्नोलॉजी का भी उससे ज़्यादा है. तो सर मुझे ये पूछना था कि मैं उसे मतलब कैसे उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट फिर से लाऊं कि वो फिर से पढ़ाई में इंटरेस्ट ले. Okay. जहाँ पे भी जैसे मैंने कहा ना, you have to get the help of the counselor or psychologist because you are not able to perform that task. अब वो चीज परफॉर्म करने के लिए शायद उसको नहीं समझ पाएगी, तो अगर आप समझ पाए तो you can go ahead with like that. Try to understand उसको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है अब, या तो फिर पहले से. अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहाँ पे मन लग रहा है, कौन सी चीजों को वो एडॉप्ट कर रही है. अगर वो एडॉप्शन के बारे में आपको पता चल जाता है तो ट्राई टू स्ट्रक्चर और ट्राई टू मेक आउट अ न्यू ऑप्शन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट. जो उसके जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट के लिए आप एक दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरा एक ऑप्शन क्रिएट कीजिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल वो अभी पीयर ग्रुप्स में कनेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, या तो फिर फ्रेंड के इन्फ्लुएंसेस में आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहने के कारण वो आपसे स्टडी में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड स्टडीज को भी सोशल मीडिया के फॉर्मेट से ही उनको एक्सप्लेन कीजिए. बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है जहाँ पे बहुत सारे नए नए टेक्निक से सिखाया जा सकता है. स्कूल के अंदर भी बहुत सारे नए नए आइडियाज से उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, जो अगर स्कूल आपको सपोर्ट करता है तो. आप मुंबई से है ना शायद? ओके, नो प्रॉब्लम. जहां से भी आप चाहे एक नया एजुकेशन आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं. आप अगर नहीं सोच सकते हो तो गेट द हेल्प ऑफ सम काउंसलर, सम साइकोलॉजिस्ट, और दे कैन हेल्प यू आउट. दैट कैन बी. अगर मेरा एक क्लियरली मानना है, अगर बिहेवियर में कुछ चेंज हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण ही जिम्मेदार होता है. अगर कोई कारण जिम्मेदार है, वो कोई कारण सिचुएशन को बदल सकता है, अच्छे से बुरा कर सकता है, तो आई एम डैम श्योर दैट बुरे से अच्छा भी हो सकता है. बस हमें करना क्या है, हमें उस कारण को, एक दूसरे कारण को उजागर करना है, एक दूसरे कारण को जन्म देना है, और दैट अ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट कैन डू. थैंक यू. श्वेता मैम. गुड इवनिंग सर. एक पेरेंटिंग सॉल्यूशन में एक पॉइंट आपने ये बोला था, नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स का यूज आप कर सकते हैं, लाइक छोटी छोटी पनिशमेंट, जैसे कुछ गलती की है बच्चे ने तो छोटी सी पनिशमेंट उसे देने. बट हमारा बच्चा उस पर कैसे रिएक्ट करे, वेदर ही टेकिंग इट पॉजिटिवली, या उसको उस चीज का इम्पोर्टेंस, या उसको कैसे समझाना है इस चीज को हमें, कि बच्चे भाई इसका मतलब भाई निगेटिवली तो नहीं लेगा ना वो, कि पनिशमेंट दे रहे छोटी छोटी चीजों के लिए, ऐसा उसको किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे. वहां पे ऑप्शन है पॉजिटिव या जरूरत पड़े तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट. सबसे पहले तो ट्राई करना है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही मिले. अगर हमारी ये अगर प्रैक्टिस रही है ना
कि बच्चा जो भी अच्छा करता है हम उसको प्रेज करते हैं या उसको मोटिवेट करते हैं, तो आई कैन बेट यू अगर आप उसको झपट भी मार दोगे, ऐसा करना नहीं है, पर अगर झपट मार दोगे ना तो वो आपसे खफा नहीं होगा या आपसे खफा नहीं होगा। क्यों? एक बॉन्डिंग हम अगर हमारा कांस्टेंट प्रोसेस रहा है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का, तो हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जरूरत कहाँ पे पड़ रही है? जहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, छोटे टाइम के अंदर बहुत बड़ी चीजें करवानी है और फोर्सफुली करवानी है। यू कैन यूज दैट टर्म, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर दिया, मैंने कहा ना आपको ये चीज करनी है तो बस करनी ही है, वो बच्चा कर भी देगा, बट देन यू हैव ऑप्शन। उसको एक पर्सनालिटी की तरफ ऑब्जर्व कीजिए। जब हमारे किसी दोस्त के साथ झगड़ा होता है, हम उनके दोस्त के साथ कुछ हम बोल भी देते हैं, बाद में जाके सॉर्ट आउट करने जाते कि नहीं जाते? अगर वो जाते हैं तो बच्चों के साथ क्यों नहीं जा सकते? बच्चे को उस टाइम पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे दिया है, बाद में उनको समझाने का ट्राई कीजिए कि व्हाई यू हैव चूजन दिस ऑप्शन और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर दैट। ये चीज ऑल्सो कंसिडर एज इन अ पॉजिटिव पेरेंटिंग। आई होप ये आंसर आपको सूट रहेगा। यस सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। भूमिका मैम है जिनको एक क्वेश्चन पूछना है, जिन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है। भूमिका मैम प्लीज अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी, यस मैम। Am I audible? यस मैम। I want to ask that how to gain attention when a specific child is busy in something, especially nowadays, screen time or TV or mobile. So how to gain their attention to follow our instructions quickly? Fabulous. This question is a problem for, I hope, each and every parent because of the pandemic, lockdown and these scenarios. अगर क्विकली हम उसको हैंडल करने का ट्राई करें तो लेट्स गो अहेड विद दैट। अगर बच्चा किसी चीजों के ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है, अटेंशन ना देने के टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकली अगर मैं बताऊँ और आप समझ पाओ तो, बच्चा जब किसी पर्सन को चीजों को ऑब्जर्व करना इजीली अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि मुझे एक बुक पढ़ के किसी चीज को याद रखना है, वही चीज मुझे टीवी में देखने को मिल जाती है। टीवी में देखने के लिए मुझे किसी मेरे आंखों के अलावा मेरे कॉन्शियस माइंड को या मेरे किसी और सेंसेस को यूज करने की जरूरत नहीं है, मेरे ब्रेन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा डेटा आ रहा है, मेरे जहन में जा रहा है और मैं उसको याद कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हमें उसके पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा कि ये कंडीशन एस्टैब्लिश क्यों हुई है। वो अटेंशन क्या पहले से नहीं दे रहा है बच्चा? दिस इज ए इंडिविजुअल केस, बट दो वो बच्चा क्या पहले से अटेंशन नहीं दे रहा है? क्या वो बच्चा बाद में अभी कुछ टाइम से ही अटेंशन नहीं देना शुरू किया है, या फिर किसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर ये चीज कर रहा है, किसी चीज को अवॉइड कर रहे के लिए किसी चीज को वो फोकस आउट कर रहा है? ये सारे एस्पेक्ट्स को जब तक हम नहीं जानेंगे तो तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, और ये प्लेटफॉर्म पे शायद वो मुश्किल हो जाएगा। तो यू कैन गेट द काउंसलिंग और मे बी द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। और एक चीज अगर मैं कहूँ आपको तो एक सेशन में लेने वाला हूँ और आने वाले हैं, शायद मैं मैम से बात कर लूंगा, इफ शी अलाउज वी विल इंट्रोड्यूस यू दैट सेशन एज वेल फॉर द अटेंशन इश्यूज ऑफ द किड। थैंक यू। यस मैम, किसी और का क्वेश्चन भी है शायद चैट में? गायत्री मैम। यस। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। हाँ, वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरी बेटी 12 साल की है और उसे कुछ कहो, उसे लगता है कि वो ही सही है, और अगर उसे कुछ कहो तो वो बोलती है बस आप लेक्चर स्टार्ट कर दे, तो लेक्चर स्टार्ट कर दो, मतलब कुछ सुनती नहीं है। ओके, ये कंडीशन क्यों क्रिएट हुई? पहले से ही ऐसा था क्या? नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था, अब तो जब बाद में शुरू हुआ, राइट? यस। तो आप खुद सर्च कीजिए, आप खुद साइकोलॉजिस्ट बनिए, पहले की कंडीशन में और अभी की कंडीशन में क्या चेंज हुआ जिसके कारण उसकी ये फीलिंग शुरू हुई। ओके। कैन यू फाइंड दैट आंसर? यस, लेट मी ट्राई। ग्रेट। अगर आप ट्राई करते हो आपको मिलेगा ही, गारंटेड मिलेगा। ओके। अगर आपको कोई आंसर मिलता है तो थिंक ओवर इट
कि ये चीज पहले की कंडीशन में और अभी की कंडीशन में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों शुरू हुआ, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग या एक्सपेक्टेशन के कारण शुरू हुआ है या मेरे इग्नोरेंस के कारण शुरू हुआ है, मैं उसको इग्नोर करना शुरू किया है उसके कारण हुआ, या तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन या उसको कहीं और से सजेशन मिल रहा है। डायरेक्टली पॉइंट आउट दैट एविडेंस या दैट इवेंट विद द किड। आपकी बच्ची के साथ आप डिस्कस करना शुरू कीजिए, बेटा अभी ऐसा क्यों होना शुरू हुआ, आपको अभी से ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपने कहाँ से इसका सोर्स सुना है। आस्क देम अ क्वेश्चन कि आप जो ये चीज बोल रहे हो वो सही है, मैं मानती हूँ ये चीज सही है, आप बोल सकते हो, पर ये चीज का सोर्स कहाँ से लिया आपने, लेट्स वैलिडेट दैट सोर्स। शायद वो वहां से आपके साथ डिस्कस करना शुरू करे या फिर वो खुद अपने अनकॉन्शियस माइंड में समझना शुरू कर दे कि मैं जो बोल रही हूँ वो इतना सही नहीं है क्योंकि मैं प्रूव नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा ना, सारे बच्चे अपनी एज से ज्यादा ही मैच्योर है, वो आपसे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो खुद समझ भी जाएंगे। दिस इज द रीजन दैट आई एम नॉट एबल टू आस्क अ क्वेश्चन टू माय पेरेंट, और मे बी मेरे डिमांड का रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। फाइन, यस यस सर, थैंक यू। ओके। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। अरे मेरा एक लड़का है 10 ईयर का, वो कभी नेटवर्क कम होता है या कुछ होता है तो उसको देखने में प्रॉब्लम होता है, तो वो सीख नहीं पाता है कुछ, तो सब बच्चे को देखता है कि उसको आ गया, सबने बना लिया और मैंने नहीं बनाया, तो वो खुद को ब्लेम करता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं ऐसा हूँ, और घंटे 2 घंटे तक वो सैड हो जाता है और चुपचाप बैठा रहता है। तो उसमें उसको कैसे समझाए सर? ये इंडिविजुअल केस की बात हो जाएगी सर, फिर भी मैं ट्राई करूंगा अभी आपको कुछ समझा पाऊँ। आपने शायद ऐसा कहा है कि आपका बेटा इंटरनेट पे या ऑनलाइन कुछ नहीं समझ पा रहा है, सही है? हाँ, यस यस। तो आप क्या एक्सप्लेन कर पाओगे कि वो किस तरह से चीजों को नहीं समझ पा रहा है? अभी जो सब लेक्चर सुबह में चलते हैं उस पे पढ़ाई में, और जो सामने से मैडम उनको पढ़ाती है तो वो सब समझ नहीं पाता है कुछ सब्जेक्ट में, तो वो खुद को ब्लेम करता है कि सबको आ गया और मैं ही ऐसा हूँ कि मुझे नहीं आता है। ओके, वो पहले स्कूल में जब जाता था तो अच्छे से समझ पाता था चीजों को? स्कूल में जाता था समझ जाता था, लेकिन वहाँ की स्कूल और यहाँ की स्कूल में, हम वहाँ से यहाँ पर आए हैं, हम आनंद जिले में पहले रहते थे और अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए अहमदाबाद में, तो यहाँ का और वहाँ का सब पढ़ाई का तरीका बहुत अलग है। यहाँ का बहुत अच्छा है और समझाते भी बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन जो वहाँ एक्टिविटीज नहीं होती। हाँ, उसको हाँ तरीका सूट नहीं हो रहा है ना? हाँ, नहीं तरीका सूट हो रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज नहीं थी सब। ओके, नहीं नहीं, मतलब वही हुआ ना कि यहाँ पे हाँ जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो शायद उनको जज नहीं रहा है, उनको हाँ समझ नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ये इंडिविजुअल केस है, आप किसी काउंसलर की हेल्प लीजिए, स्कूल में मैम से बात कीजिए, मैम आपकी हेल्प कर पाए। और जहां तक मेरा मानना है, आपके बच्चे को अटेंशन की इश्यू हो रही है। बीच में आगे एक मैम ने क्वेश्चन पूछा कि अटेंशन का अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो सकता है, तो ही इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अटेंशन। बच्चों के सीखने का तरीका अलग अलग होता है, कोई ऑडिटरी सीखता है, कोई विजुअली सीखता है, किसी की मेमोरी क्या होती है, विजुअलाइज मेमोरी होती है, चीजों को देख के उनको याद रह जाता है। कुछ बच्चे की मेमोरी होती है ऑडिटरी होती है, मतलब जब तक वो चीजों को सुने नहीं ना वो याद नहीं रख पाते। कुछ बच्चों की टेंडेंसी ये होती है सीखने का तरीका, जब तक वो लिख ना ले या खुद महसूस ना करे, लिख कर या याद रख कर या फिर प्रैक्टिकली कर कर ना देखे, तब तक उनको याद नहीं रहता। तो ट्राई टू फाइंड आउट उनकी वो पर्सनालिटी क्या, उनकी वो कौन सी टेंडेंसी है, उनकी कौन सी मेमोरी पावर है। यस, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अगर कुछ समझ पाते तो उसको पहले ट्राई कीजिए। अदरवाइज ये ऑनलाइन सेशन का बहुत बड़ा इश्यू है। वो शुरुआत में तो सबको प्रॉब्लम होती थी, फिर सब लोग, कुछ लोग धीरे धीरे कंटिन्यू होना शुरू हुए, अभी भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यू हैव टू गिव देम मोटिवेशन, यू हैव टू गिव देम पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कि बेटा ऐसा नहीं, काम करो, हम 2-3 बार ये चीज को समझेंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ। समझ लो, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर तो उसका कुछ रिजल्ट मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है, लेकिन वो हर रोज ऐसा नहीं होता है। हफ्ते में अगर ऐसा एक बार हो जाता है ना, वो तो फिर वो सैड हो जाता है कि सबको आ गया और मुझे ही क्यों नहीं आया। तो दिस इज द कंटिन्यू प्रोसेस। साइकिल चलाना मुझे पहले दिन नहीं आया था, हाँ पहले दिन गिरा पड़ा, दूसरे दिन फिर और
थोड़ा पेंडल मारना शुरू किया, फिर तीसरे दिन एक हाथ छोड़ के चलाया, चौथे दिन दोनों हाथ छोड़ के चलाया। ठीक है। तो कंटिन्यू प्रोसेस। आप अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे कर रहे हो, वो एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। फिर भी नहीं मिल रहा है तो प्लीज गेट द हेल्प ऑफ काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। ओके, थैंक यू सर। जय सत्यनारायण। जय। यस मैम। Nikul bhai, last question. यस मैम। सबसे प्यारी आवाज। Hello. हेलो। Yes ma'am. हाँ, मुझे ये पूछना था। हेलो। यस मैम। हेलो। Yes ma'am, you are audible. Please carry on. ओके। मेरी 4 साल की बच्ची है और एक है वो 4 महीने की है। तो मुझे ये पूछना था कि जो 4 साल की बच्ची है वो जो बाहर अब पढ़ने के लिए जाएगी, वो थोड़े दिन गई भी थी, तो दूसरों के इन्फ्लुएंसेस में ज्यादा आ जाती है। उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये सब घर के लोग हैं, इसके साथ जो वो बात शेयर करेगी वो ओके, लेकिन वो घर की जो सारी बनती हुई बातें वो बाहर के लोगों के साथ ज्यादा शेयर करती है। इससे क्या होता है कि उसे पता नहीं है क्या अच्छा बोलना है क्या बुरा बोलना है। घर के पापा है तो मुझे डांटते हैं, या दादा है वो मेरे साथ ऐसे बात करते हैं, वो बाहर के लोगों को भी बताती है। तो इससे क्या होता है कि घर में जब ये बात पता चलेगी तो उन लोगों को बुरा लग सकता है कि अच्छा ये लड़की है तो ऐसी बात बाहर भी कर रही है, तो ये कैसे हम स्टॉप करवाएं? ऐसा हो सकता है कि अगेन दिस इज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन बट दो आई ट्राई टू आंसर। जैसे सबसे पहले आपने कहा ना कि वो बाहर जाके चीजों को बताती है। हाँ। छोटी बच्ची 4 साल की बच्ची है जिसको इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी वो बाहर जाके डिस्कस कर सकती है। हाँ। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाँ। घर पे डिस्कस नहीं कर सकती या नहीं कर रही है और बाहर क्यों कर रही है? बच्चे घर पे भी करती है, लेकिन बाहर के लोगों को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि ये आदमी बाहर का है तो अंकल है आंटी है तो उसके साथ इतना ही बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उसको एक मैच्योरिटी लेवल पे हैंडल करना भूल गए थे। 2 साल की उम्र पे, 3 साल की उम्र पे या 3.5 साल की उम्र पे। रीजन क्या हुआ? उसके कारण उसको आपने मैच्योर नहीं समझा, आपने उसको डिस्कस नहीं किया कि बेटा देखो ये चीज जो हो रही है ना वो आपको नहीं बतानी चाहिए। आपने कभी भी वो चीज आपके बेटी से डिस्कस की है कि ऐसा क्यों? हाँ, मैं बताती हूँ उसे कि देखो बेटा ऐसे बाहर जो भी बात हो वो आप खेलने की चीज है या ये कुछ है वो आप शेयर कर सकते हो। लेकिन आप ये सब ऐसा बातें घर की बातें वो आप नहीं बताते, लेकिन उनको डिफरेंस नहीं पता चलता कि सॉरी। बच्चों के केस में ना मैम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है सारे बच्चों का। कौन सा पता है आप सब लोगों को? क्यों? पेरेंट्स बोलेंगे आप बाहर डिस्कस नहीं कर सकते, बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते। क्या आपके पास वो क्यों का आंसर है? शायद मैं म्यूट हो गई है। पेरेंट्स के पास हमेशा, मैंने पहले भी कहा, बच्चों के सारे क्वेश्चन के आंसर होना जरूरी है। बच्चा अगर अब हम बच्चों को बोल देते हैं, एक आपने हम सब ने फील किया होगा, हमें भी अगर कुछ चीज बोली जाएगी ना कि हमारी सबसे फेवरेट खाने की चीज घर में रखी हुई हो, हस्बैंड या वाइफ या मदर या फादर या कोई भी आके हमें बोलता है ये चीज यहाँ पे रखी हुई है अभी उसको मत खाना। दो वी आर एडल्ट, बड़े हैं, चीजों को समझते हैं, फिर भी हमारा ध्यान कहाँ पे रहता है? हम उठ के जाएंगे नहीं वहां पे, पर हमारा ध्यान तो वहां पे रहेगा ही रहेगा। वो टाइम को वेट करते रहेंगे कि कब वो मुझे चीज मिलेगी। तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। छोटे बच्चों को भी अगर हम लोग बोलेंगे कि आप ये चीज मत करो, उनका क्वेश्चन रहेगा क्यों नहीं करे। वो बोलेंगे अभी नहीं करे तो कब करे, वो ये सोचना शुरू करेंगे। तो try to handle that kid as a mature personality, individual personality, और वो अपनी लाइफ खुद बना रही है। अगर आपको ये हैंडल नहीं कर सकते हो कि वो बच्ची बाहर जाके बता रही है और वो आपको नहीं पसंद है, तो ट्राई टू डू दैट थिंग, उसके सामने वो चीज करिए ही नहीं जो आप उसको बाहर नहीं बताना चाहते हो।
और या तो फिर उसको डांटा जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया जाता है। तो क्या करना है आपको, जब भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है उसके बाद में उसको समझा दीजिए कि मुझे ये क्यों बोला गया, ऐसे मुझे क्यों बोला गया, तो वो चीज भी बाहर जाके बोलेगी, तो वो दोनों चीज जस्टिफाई हो जाएगी, उसकी बाहर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी मैच्योर बन जाएगी। सिंपल। आई होप मैंने आंसर सही दिया, आप समझ पाए। यस सर। सो अब जिनके क्वेश्चंस है वो निकुल भाई से उनके नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ऑलरेडी सेशन का एंड करने का टाइम हो चुका है। थैंक यू निकुल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। वी विल टेक 2 minutes ऑफ एवरी पेरेंट्स। हमारी एक बच्ची ने विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट में जाके बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया एंड इट इज रिलेटेड टू दिस सेशन, सो हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। यस मोहित भाई। મારું નામ જીનલ એ જાની છે। હું ધોરણ 5 અંબા સ્કૂલ ફોર એક્સલન્સમાં અભ્યાસ કરું છું। ખબર પડી હું કોણ? હું છું બલ્બનો શોધક થોમસ આલ્વા એડિસન। આપણે જલ્દી હાર માની જતા હોઈએ છીએ, પણ મારું માનવું એમ છે કે સફળ થવાની એક નિશ્ચિત તરકીબ છે, એકવાર વધારે પ્રયત્ન કરવો। મારો જન્મ 11 ફેબ્રુઆરી 1847માં થયો હતો। મને 10,000થી પણ વધારે વાર બલ્બ બનાવવામાં અસફળતા મળી હતી, પણ હું ક્યારેય અસફળ થયો નથી। પણ મેં 10,000 વાર એવા રસ્તા ગોત્યા જે મારા કામના ન હતા। હું પ્રાથમિક શાળામાં ભણતો હતો ત્યારની વાત છે। શાળાના શિક્ષકે મને એક પત્ર આપ્યો અને કહ્યું કે આ પત્ર તારી માતાને આપજે। મારી માતા નેન્સી મેથ્યુ ઇલિયટ, જે સુશિક્ષિત હતા, તે પત્ર વાંચી રડવા લાગ્યા। મને પ્રશ્ન થયો કે આવું એ પત્રમાં શું હશે? માતાએ મને હસતા હસતા કહ્યું કે કંઈ નહીં, આ પત્રમાં છે કે તમારો બાળક બહુ હોશિયાર અને બુદ્ધિશાળી છે। અમારા શાળાના શિક્ષકો તેને ભણાવી શકે એમ નથી, માટે તેને ઘરે જ ભણાવો। આ સાંભળી હું ખુશ થઈ ગયો। માતા પાસે જ મારે ભણવાનું? માતાએ મને રાસાયણિક પ્રયોગોની એક ચોપડી આપી, જે ચોપડીના બધા પ્રયોગો મેં કર્યા। આમ મારો અભ્યાસ શરૂ થયો। મેં ઘણી બધી શોધ કરી છે। કુલ 1093 પેટન્ટ મારા નામે રજીસ્ટર છે। હું એક વૈજ્ઞાનિકની સાથે સાથે એક બિઝનેસમેન પણ છું। મારી માતા મારી પાસે નથી, પણ મેં એક પત્ર વાંચ્યો જે શાળાના શિક્ષકે મને આપ્યો હતો। તે પત્રમાં લખેલું હતું કે તમારા બાળકની બૌદ્ધિક ક્ષમતા ઘણી ઓછી છે, માટે તેને શાળામાં મોકલશો નહીં। આ મારી સફળતામાં સૌથી મોટી ભૂમિકા મારી માતાની છે। તેમને ક્યારે પત્રનું સાચી વાત ન કીધી હોય તો અત્યારે કદાચ હું બલ્બ, કાર્બન ફોન એવા અનેક શોધ કરી શક્યો ના હોત। તે સમય દરમિયાન મને ઘણા પુરસ્કાર પણ મળેલા। એક પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ 1% प्रेरणा और 99% पसीने यानी मेहनत से बनता है। આઈ હોપ કે આ વિડીયો જોઈને તમને ઘણું બધું સમજાણું હશે। પેરેન્ટ્સ ઈચ્છે તો બાળકને ક્યાંય પહોંચાડી શકે છે અને આપણા નેગેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સથી આપણે બાળકને ઘણા નીચે લાવી શકીએ છીએ। હવે આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે કેવા વાલી બનવું છે, રાઈટ? સો આજના સેશન પછી તમે ઘણું બધું સમજ્યા હશો, તમને ઘણી બધી મદદ મળશે તમારા બાળકોની સાથે ડીલ કરવા માટે। થેન્ક યુ નિકુલભાઈ, થેન્ક યુ ઓલ ધ પેરેન્ટ્સ જેને સમય કાઢી અને આજે અમારું સેશન અટેન્ડ કર્યું। આઈ હોપ કે આ જે સેશન્સ થઈ રહ્યા છે તમને ઘણા મદદ કરી રહ્યા હશે। થેન્ક યુ વેરી મચ। આપણું જે નેક્સ્ટ સેશન 5th સપ્ટેમ્બરે થવાનું હતું એ પર્યુષણના કારણે આપણે પોસ્ટપોન કરીએ છીએ। એ સમય ક્લેશ થાય છે પર્યુષણનો, એના માટે એ સેશન આપણે 12મી સપ્ટેમ્બરે સાંજે 4 થી 5 કરીશું। ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। 2 મિનિટ મને મળશે? યસ, હા નિકુલભાઈ, યુ કેન એન્ડ ધ સેશન। થેન્ક યુ। 12મી તારીખનો જે સેશન છે હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ અટેન્ડ કરજો। ધેટ ઇઝ ધ ઓલસો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ધ બિહેવિયર આઈ થિંક
યસ ઇન્ટરપ્રિટેશન નો શું એકચ્યુઅલી મતલબ છે, શું કન્સેપ્ટ છે ને એ બી સમજવો ઘણો જરૂરી છે. એ નેક્સ્ટ સેશનમાં આવવાનો છે એટલા માટે મેં અહીંયા એને બહુ એક્ઝિક્યુટ નથી કર્યો. સો પ્લીઝ એટેન્ડ ધેટ સેશન. અને હું મારી પીપીટી ફરીથી એક વાર બતાવી દઉં કે જેથી કરીને લોકો એનો પિક્ચર લઈ શકે ક્યાં તો પછી એને યુઝ કરી શકે. તો મને પરમિશન છે? યા આપણે યુટ્યુબમાં આખો સેશન લાઈવ પણ 1 મહિના સુધી રહેશે, તો એ લોકો સેશન ગમે ત્યારે યુટ્યુબમાં પણ જોઈ શકશે. ઇવન લાસ્ટ સ્લાઇડ શો કરવી હોય તમને, તમારો નંબર ઓલરેડી રિફ્લેક્ટ કરે છે. ફાઇન. તો કોઈ પણ પેરેન્ટને કોઈ પણ ક્વેરીઝ હોય તો નિકુલભાઈ સાથે વાત કરી શકશે. સ્કૂલમાં તમે ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકશો એની ટાઈમ. વી આર ઓલવેઝ ધેર ટુ હેલ્પ યુ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ.